नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी है। जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अजय केडिया जी हैं केडिया कमोडिटी के, और तरुण ससंगी है ओरिगो ई मंडी की। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात कच्चे तेल की, जहां 9 मार्च की अगर ऊंचाई से देखें तो 30% से ज्यादा दाम कम हो चुके हैं। $130 9 मार्च के दिन ब्रेंट क्रूड का भाव था और आज इंट्राडे में $100 के भी नीचे फिसल गया। केडिया जी, क्या लग रहा है क्रूड में और कितनी गिरावट आपको और दिख रही है? नमस्कार विष्णु जी। देखिए, क्रूड की अगर हम बात करें तो मार्केट में नो डाउट वॉलिटिलिटी बनी हुई है, जिस जन से हमने देखा वेनेजुला, ईरान, इराक, इनसे यूएस कंटिन्यू टॉक में है और बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्शन ला सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे पहले हमने देखा उन पे सैंक्शंस लगे हुए थे, अब जरूरत है तब इन पे सैंक्शंस हटाने की बात आ रही। ये कहीं ना कहीं सऊदी को पसंद नहीं आ रहा है, तो टेम्पररी हो सकता है प्राइसेस में जो ये गिरावट है ये 1-2 सेशन चल सकती है। बट अभी भी जो मेजर सप्लाई गल्ट है वो बनना है, क्योंकि करीबन वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रशिया, और ये अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं मिलता है तेल तो कहीं ना कहीं प्राइसेस फिर से उबाल ले सकता है। तो टेम्पररी हमने जैसे कोरोना का चाइना में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ते हुए देखा है, डेटा पॉइंट भी थोड़े से कंसर्निंग है, जिसकी वजह से ये दबाव जरूर आया है। बट आई डोंट थिंक मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फॉल रहेगा जितना आना चाहिए था। मार्केट ने एक बार टेक्निकली करेक्शन ले चुका है, तो आई थिंक लोअर लेवल्स पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। 70-50 के करीब अगर क्रूड मिले लेके चलिए, करंट लेवल से बेचना नहीं चाहिए। 7100 का स्टॉप लॉस रखिए, एक करेक्टिव बाउंस 7600 तक देखने मिल जाना चाहिए। ओके, यानी 7250 नीचे की तरफ वेट करें और गिरने दे 1-8%, उसके बाद यहाँ पर आप डिप में एंट्री करने की कोशिश करें, वहां पर मौका देखें, ऐसा केडिया जी मानते हैं। जिगर, आपको क्या लगता है टेक्निकली और कितनी गिरावट आपको यहाँ से दिख रही है? गुड इवनिंग। मुझे भी लगता है कि क्रूड में कहीं ना कहीं जो ये रिसेंट फॉल है थोड़ा डाउनसाइड और एक्सटेंड हो सकता है, बट प्रोबेबली जो ओवरऑल डाउनसाइड है वो मुझे लग रहा है करंट लेवल से काफी लिमिटेड रहेगा। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि 7250 के करीब के लेवल्स पे काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो 7250 से 7200 का जोन है, वहां तक जरूर से डाउनसाइड एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज जो करंट सिनेरियो डेवलप हुआ है फंडामेंटली सप्लाई बढ़ने की जो बातें हो रही है, डीएस्केलेशन के जो टॉक्स चल रहे हैं, तो प्राइसेस ने जो रिस्क प्रीमियम ऐड हुआ था वो उतना प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। बट यस, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो यस, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर अभी भी रहेगा क्रूड में, बट जैसे मैंने कहा डाउनसाइड काफी लिमिटेड रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। मेरा एक्सपेक्टेड इनिशियल टारगेट था कि 73-70 के करीब के लेवल्स आ सकते हैं, तो ऑलरेडी हम वो लेवल्स आते हुए देख रहे हैं। बट यस, प्राइसेस अगर इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो जैसे मैंने कहा कि 7250 का नेक्स्ट लेवल रहेगा क्रूड के लिए, वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए अगर हल्के से भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर पुल बैक मिलता है तकरीबन 7420 से लेकर 7450, तो वहां पर एक बिकवाली का मौका जरूर से लेना चाहिए। और जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो 7550 का है। तो ओवरऑल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग में रहेगा, बट डाउनसाइड 7250 तक ही लिमिटेड रहेगी। गोल्ड और सिल्वर में केडिया जी क्या लग रहा है आपको, और यहाँ से गिरावट दिख रही है क्या गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, आज भी हमने देखा इनिशियल मार्केट में गिरावट के बाद कहीं ना कहीं लोअर लेवल से प्राइसेस उभरता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से रुपए में भी गिरावट बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट ही करेगा। एक बड़ा फॉल लग रहा था वो फेड की मीट से पहले का था, कल फेड की मीट भी है, तो आई थिंक जितना फॉल आ चुका है वो डिस्काउंट कर गया है। कहीं ना कहीं गोल्ड में मुझे लगता है 51,600-650 का जो रेंज है, यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली बाय करके चलिए। 51,400 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। 52,000 का लेवल कल तक के सेशन में देखने मिल जाएगा। दूसरा चीज आप ये भी ध्यान रखिए, जो अभी ये युद्ध अभी भी करंटली चल रहा है, इसका जो आफ्टर इफेक्ट रहेगा उसमें गोल्ड मुझे लगता है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बेट रहेगा, क्योंकि जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न बना हुआ है या इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं डिप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ऐसी कमोडिटी रहेगी कि कल फेड की अपडेट के बाद एक अच्छा खासा उछाल इन दोनों कमोडिटी में देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से स्लोली एंड स्टेडीली बाय करना स्टार्ट कीजिए। मार्केट काफी करेक्ट करना था वो कर चुका है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनना चालू हो जाती है।
यानी लग रहा है कि यहाँ से तेजी आएगी, कल 52,000 के लेवल वापस से रिकूप करते हुए गोल्ड दिख सकता है और चांदी में भी यहाँ से आप खरीदारी हल्की और गिरावट आने दे तो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूं की, जहाँ पर जबरदस्त तेजी का रुख था, हालांकि उसके बाद हल्की सी नरमी आई भी, लेकिन अब भी 14 साल की ऊंचाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। अभी भी $12.8 से $1 ही नीचे, $11 के आसपास अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार कर रहा है। यूएसडी की जो नई रिपोर्ट आई थी उसके बाद से यहाँ पर हल्की कमजोरी आई थी। और महीने भर की अगर बात करें तो गेहूं के दाम 40% से ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन इस कारोबार में एक मौका मिला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया में अगर 2010 से पहले की बात करें तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था गेहूं का, लेकिन बाद में डोमेस्टिक प्राइस इतने ज़्यादा थे कि वायबल नहीं था, उन्हें वापस एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं था, इस वजह से एक्सपोर्ट बाद में इंडिया से बंद हो गया। लेकिन मौजूदा जो प्राइसेस है वो एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है इंडिया के हिसाब से, और इंडिया अपने बफर स्टॉक को कम कर सकता है। ऐसा स्टॉक जिसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, सरकार के लिए रखरखाव का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, वो भी कम हो सकता है और एक एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ाने का अच्छा मौका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथन अय्यर साहब हैं, ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर है। सर स्वागत है आपका। सर स्वामीनाथन सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि हर मुश्किल दौर में एक सिल्वर लाइनिंग तो होती ही है, और वो सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर हुई दिख रहा है इंडिया के मार्केट के लिए, क्योंकि एक बड़ा सप्लायर रूस और यूक्रेन, जहाँ पर ज़्यादातर पोर्ट बंद है रूस के अंदर, और यूक्रेन के तो सारे ही पोर्ट से एक्सपोर्ट ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड बंद है। तो ऐसे दौर में क्या भारत के लिए एक्सपोर्ट, गेहूं एक्सपोर्ट करने का अच्छा मौका है क्या? बहुत बड़ा मौका आ गया जी। बहुत सालों से ऐसे माहौल था कि हिंदुस्तान में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था गेहूं के लिए वो बहुत ऊंचा था, जो दुनिया में दाम होती थी उससे बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हम बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और हमारे गवर्नमेंट के गोदाम में बढ़ते जा रहे थे। पूरे जो चावल और गेहूं की जरूरत बफर स्टॉक के लिए शायद कोई 20 मिलियन टन की जरूरत थी, मगर स्टॉक तो 80 मिलियन बन गई, क्योंकि ना हम खा रहे थे ना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। मगर ये जो लड़ाई हो गई यूक्रेन और रूस के बारे में, उसकी वजह से जो ब्लैक सी है जहां उनकी लड़ाई हो रही है, वो ब्लैक सी एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट जगह है पूरे दुनिया के लिए। यूक्रेन और रूस दोनों इकट्ठे होके मेरे ख्याल में पूरे दुनिया के एक चौथा हिस्सा गेहूं के एक्सपोर्ट के भरते हैं, और लड़ाई की वजह से वहां शिपिंग तो बिल्कुल बंद हो गया। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी जहाज को इंश्योरेंस नहीं देगा वहां जाने के लिए, उसके लिए भी पूरा बंद गया। वो ही नहीं, अभी सोइंग सीजन आने वाला है व्हीट के लिए और मेज के लिए। अगर लड़ाई की वजह से वो सोइंग सीजन मिस हो जाए, इसका मतलब है एक पूरा साल का फसल गायब हो जाएगा, और उसकी वजह से बिल्कुल सर स्वामीनाथन सर, एक और सवाल, क्योंकि अगर वो स्विंग में सीजन मिस होता है तो लगातार दूसरे सीजन भी भारत के लिए अच्छा मौका होगा, और ये तो मौका है ही। तो एक और सवाल मैं इसी में ऐड करना चाह रहा हूं कि अगर गेहूं एक्सपोर्ट बढ़ते हैं भारत से, तो रेवेन्यू के लिहाज से और स्टोरेज कॉस्ट कम करने के लिहाज से कितना फायदेमंद सौदा होगा भारत के लिए? अगर सोचिए कि जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था मंडियों में पिछले 2-3 सालों में, गेहूं का कोई 1,800 रुपए क्विंटल पे प्रोक्योरमेंट हो रहा था, उसके ऊपर हर साल मंडी टैक्स देना पड़ता है, कमीशन टैक्स देता, इंटरेस्ट कॉस्ट, वेयर हाउसिंग, हर साल 10% बढ़ता जाता। तो सोचिए अगर 1,800 का प्रोक्योरमेंट प्राइस था, आपका पूरा कॉस्ट शायद 2,700 हो सकता है। तो इसीलिए हर साल, और अगर आप बेच ना पाते हैं तो उसका दाम अगले साल और 10% और भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो गवर्नमेंट की जो 80 मिलियन टन की स्टॉक है, वो 80 मिलियन टन से शायद 60 मिलियन टन तक नीचे हो सकती है। अगर एक और साल हमें मिले 60 से शायद 40 मिलियन टन तक और भी घट सकती है। और इसका मतलब होगा कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, वो भी घट जाएंगे। हमारे फूड सब्सिडी में
लाखों करोड़ का बचत हो सकता है। ओके ओके, यानी एक काफी फायदे का सौदा है, क्योंकि जो इनके स्टोरेज कॉस्ट होती है, रख रखाव के जो खर्च होते हैं, वो भी सरकार के ऊपर काफी बोझ हर साल दर साल बढ़ते जाते हैं। ऐसे में आपको अपने स्टॉक कम भी करने और नई प्रोक्योरमेंट के लिहाज से भी ये बेहतर कदम हो सकता है, और फॉरेन रेवेन्यू तो आएंगे ही, फॉरेक्स के रेवेन्यू के लिहाज से भी बेहतर कदम है। हमारे साथ ओरिगो ई मंडी से तरुण जी भी बने हुए हैं। तरुण जी, गेहूं में जिस तरह की तेजी आई है, ये भारत के लिए कितना बड़ा मौका है एक्सपोर्ट के लिहाज से, आप कैसे देखते हैं यहाँ? आई थिंक जैसे सर ने कहा, वो आई थिंक उस राय से हम सहमत हैं। एग्री कमोडिटीज के लिए बहुत अच्छा साल है, और गेहूं का देखिए नो डाउट जो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल रशिया से अगर ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट, तो 8 से 10 मिलियन टन गायब हो जाएगा रशिया का एक्सपोर्ट पार्ट। अगर वो गायब होगा तो उसका डिमांड कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा अदर कंट्रीज में, और इंडिया इज द लाइक वन ऑफ द आप कह सकते हैं अट्रैक्टिंग नेशंस, क्योंकि हमारे पास बफर स्टॉक बहुत ज्यादा है। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से माहौल है, अभी किसान भी माल निकालने को तैयार नहीं है, और ऐसा हमारा मानना है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। करंट क्रॉप ईयर के अंदर करीबन 7 लाख मिलियन टन का एक्सपोर्ट होगा, एंड नेक्स्ट क्रॉप ईयर के लिए हमारा ऐसा मानना है ये फिगर 15 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। तो और यहाँ पर चैलेंज रहेगा सरकार के लिए, एफसीआई इस बार प्रोक्योर कर पाएगी भी नहीं, वो एक चर्चा का विषय है, क्योंकि किसान चाहेगा एमएसपी पे क्यों बेचेगा जब बाजार में प्राइस अच्छे होंगे। तो एफसीआई प्रोक्योर भी नहीं कर पाएगी इस साल, जो उन्होंने 44 मिलियन टन का टारगेट बनाया है। प्राइस किसानों के लिहाज से काफी अच्छे रहेंगे इस साल। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज नो डाउट अच्छी है। हमने 10 इयर्स का हाईएस्ट एक्सपोर्ट देखा था करंट क्रॉप ईयर के अंदर, और नेक्स्ट क्रॉप ईयर में हो सकता है करंट क्रॉप ईयर से डबल एक्सपोर्ट देखने को। ये तो बहुत अच्छा कदम है, यानी तरुण जी को भी लगता है कि एक्सपोर्ट के अच्छे बेहतर मौके हैं। पिछले सालों में ऐसा होता था कि एमएसपी जो सरकारी भाव है वहां ही ज्यादा अट्रैक्टिव भाव होता था, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्यों करें। लेकिन अब ट्रेडर्स भी काफी एक्टिव हो गए हैं, वो भी जमकर खरीदारी गेहूं की करना शुरू कर दिए हैं, ऐसे मंडी के सोर्सेस बता रहे हैं। स्वामीनाथन सर, अब एक और सवाल आपसे। एक्सपोर्ट के लिए तो मौका है ही, एक्सपोर्ट बढ़ाने का, गेहूं एक्सपोर्ट बढ़ाने का, लेकिन जिस तरह की कार्गो की दिक्कतें चल रही है, इंश्योरेंस जैसी दिक्कतें चल रही है, इस बीच में एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करना फिलहाल कितना आसान होगा सर? इंश्योरेंस जो आपका ब्लैक सी में शिपिंग का इंश्योरेंस सब बंद हो गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। मगर हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस तो आराम से मिल जाएगी। और जो खरीदने वाले हैं कौन है? चाइना है, इजिप्ट है, लीबिया है, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन जगहों में इंपोर्ट होता है, और वो मार्केट हमारे लिए खुली है, और इंश्योरेंस का प्रॉब्लम नहीं है, और लड़ाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यूक्रेन और रूस का प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लैक सी में लड़ाई हो रही है, वहां इंश्योरेंस नहीं मिल सकती। यानी जो दिक्कतें हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो सिर्फ ब्लैक सी के जरिए दिक्कतें हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट होने में, बाकी जगहों के लिए एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया स्वामीनाथन सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मस्टर्ड पर भी, क्योंकि मस्टर्ड की अराइवल काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ गई हैं। और कल हमने बात किया था दोराब जी मिस्त्री साहब से, तो उन्होंने बताया कि अराइवल इतनी ज़्यादा होगी जब अब अपने पीक पर होगी, उस समय दाम हो सकता है कि सरसों के दाम सोया तेल और पाम तेल से भी कुछ दिनों के लिए, 15 दिन के लिए भले ही, लेकिन वो कम हो जाए। आप क्या कहेंगे? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है मस्टर्ड पर, तरुण जी? सैटरडे संडे में भरतपुर में था, मोपा का कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पर हमने मोपा और COOIT के क्रॉप के नंबर देखे। देखिए क्रॉप काफी अच्छा है, 11 मिलियन टन का है। अराइवल आपने सही कहा, बहुत ज्यादा है, तकरीबन हमने देख रहे हैं 10 से 12 लाख टन का पर डे का अराइवल है। बट यहाँ पे मिलर्स डिमांड YOY 25% ज्यादा है, एंड अभी ऐसा हमारा मानना है मंथली जो मिलर से डिमांड निकल कर आएगा वो रफली 1 मिलियन टन का आएगा, 10 लाख टन का आएगा, और विच इज ह्यूज एक्चुअली। तो अल्टीमेटली जिस तरह से अराइवल पिकअप कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जिस तरीके से 2 साल पहले सरकार ने सब्सिडी दिया एंड चेंजेस लेकर आए, उसके बाद में मिलर्स इंडस्ट्री को काफी एक्चुअली रॉबस्टनेस मिला है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि एक्टिविटी पॉपअप हुई है। हमारा ऐसा मानना है किसान देखिए माल निकालने को तैयार नहीं है। हम फार्म में ज्यादा किसानों को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है मस्टर्ड का साल है, प्राइस अच्छे रहेंगे, वो अपने सेलिंग को डिले करेंगे।
एंड जिस तरीके से पाम ऑयल का, सोयाबीन ऑयल का क्राइसिस है ग्लोबल मार्केट में, और हम लोग नेट इंपोर्टर है, 12 से 13 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सनफ्लावर अनसर्टेनिटी है, 2.5 मिलियन टन यूक्रेन रशिया से इंपोर्ट करते हैं, वो कॉम्पनसेट कैसे होगा? लेट्स से मस्टर्ड का क्रॉप ज्यादा भी है तो उससे ऑयल कन्वर्जन एक्स्ट्रा जो आएगा करीबन 8,20,000 टन का आएगा, लेकिन हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर इंपोर्ट की है। सो इन टोटलिटी बहुत अच्छा साल रहने वाला है। अराइवल के चलते अगर प्रेशर आएगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो 6,000 तक लगता है हमको, इसके नीचे प्राइस नहीं फिसलने चाहिए अलवर और जयपुर मंडी इसके अंदर। एंड ऐसा लगता है कि कभी अभी अगर कोई क्रॉप को होल्ड करता है दिवाली तक ये 9,000 के ऊपर प्राइस जाएगी। यानी हो सकता है जब अराइवल पीक पर हो, जैसा दोराब साहब ने कहा था कि भाव नीचे आए, लेकिन उस समय किसान उस समय माल नहीं बेचे, वो अभी स्टोर करके रखे और आगे जाकर भाव बेचे। उनको तरुण जी का मानना है कि दिवाली के समय इसके दाम काफी अच्छे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कई दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। केडिया जी, आपके लिए एक सवाल अभी आया है पवन हिसार से, जानना चाह रहे थे कि केडिया जी से ही मेरा सवाल लीजिए कि अप्रैल कॉटन केक का भाव क्या रह सकता है, क्या टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस भी बता दीजिए उनको। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि फरवरी महीना कॉटन सीड ऑयल केक के लिए एक दायरे में रहेगा जो 3,000 से लेकर 3,400 का लेवल था। हमने देखा पूरा फरवरी महीना 3,016 के नीचे नहीं गया, ना ही 3,300 के ऊपर गया। अब इसको और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए 3,000 से लेके 3,250 का लेवल आप पकड़ के चलिए। टाइमिंग आज अगर आप देखेंगे तो पूरे ही एग्री पैक में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया हुआ है, उसी का दबाव हमने कॉटन सीड ऑयल केक में भी आते हुए देखा है। रिसेंटली हमने देखा है दूध के भाव भी बढ़े हैं, जिससे सेंटीमेंट सुधरेंगे और ओवरऑल मुझे लगता है कि एबिलिटी नहीं होने की वजह से प्राइसेस को वापस सपोर्ट मिलेगा। नो डाउट आज की गिरावट के बाद मुझे लगता है 3,060-70 का रेंज अप्रैल वायदा है, वहां पे आप लेके चल सकते हैं। अगर पहले से लिया हुआ है तो उसको 3,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हफ्ते भर के अंदर 3,240-50 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर एक नई तेजी के लिए मार्केट फिर से तैयार करेगा। अगला 2-5 दिन हो सकता है मार्केट में दबाव है, बट 3,000 के नीचे टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 3,000 का स्टॉप लॉस सबसे पहला काम वही करे, वो लगा दे, और जब नियर टर्म में हफ्ते भर के अंदर ही 3,250 के आसपास जाता दिखेगा, फिर आगे की तेजी भी आपको दिखेगी। फिर वापस से सवाल पूछ लीजिएगा केडिया जी से। चलिए हेमंत है गुजरात से, लंबी अवधि के लिए धनिया किस लेवल पर खरीदें? तरुण जी क्या सलाह देंगे इनको, धनिया किस लेवल पे खरीदना चाहिए? आई थिंक अभी करेक्टिव वेव जो है कंटिन्यू करेगा। जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है स्पाइसेस के अंदर, शॉर्टर टर्म में फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। राइस भी आ रहा है, इवन है ना, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमारा ऐसा लगता है कि हमारे को ऐसा लगता है कि 18,000 के आसपास शॉर्ट टर्म में प्राइस आने चाहिए। वहां पर अगर प्राइस आते हैं तो आई थिंक वहां पर बाय करने का कोशिश करना चाहिए। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में वीक लगता है, लेकिन हाँ क्रॉप साइज कम है तो नो डाउट डाउन साइड भी लिमिटेड रहेगा। 15,000 के आसपास बेस बना के अगर तेजी मिलता है तो बाय साइड में एंटर करना चाहिए। यानी डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, हल्की और अभी करेक्टिव फेज में है, तो थोड़ी गिरावट आए तो खरीद सकते हैं आप यहाँ पर। मनीषा शर्मा है पलवल से, सोना चांदी को किस भाव पर खरीदे? शॉर्ट नई ट्रेडर हैं, कभी ट्रेड शॉर्ट पोजीशन कभी बनाया नहीं है, वायदा में लगता है ट्रेड भी इन्होंने नहीं किया है, तो शॉर्ट पोजीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। जिगर क्या सलाह देंगे इनको? देखिए गोल्ड और सिल्वर में वैसे तो अभी फिलहाल के लिए गिरावट है, तो अभी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक जो फेड रेट हाइक का जो आउटकम है वो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि कितना रेट हाइक्स कर रहे हैं। 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बट जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मार्केट्स का काफी ज्यादा फोकस रहेगा। तो कहीं कर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव अगर कमेंट्स आते हैं तो हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है। गोल्ड में पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन 51,000 के लेवल्स या उसके बिलो के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, बट वहां से डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है। और सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में मुझे लगता है कि तकरीबन 66,700 से 66,500 के लेवल्स एक बार आते हुए दिख सकते हैं। तो इनिशियली तो एक शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, बट लंबी अवधि के लिए अगर देखा जाए तो खरीदारी का मौका लेना चाहिए। जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया है गोल्ड में 51,000 के बिलो और सिल्वर में 66,500 के आसपास, वहां से खरीदारी का मौका एक बार बनता है लंबी अवधि के लिए। वापस से ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के नीचे आ गया, हालांकि पहले भी आया था, वापस से यहां पर $100, 8% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल ब्रेंट क्रूड में दिख रही है। और इस पर एक सवाल भी योगेश जयपुर का है कि क्रूड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या करे इतनी गिरावट के बाद? 8% अब टूट चुके हैं, $100 के नीचे आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव, क्या लग रहा है
और गिरावट दिख रही है, कितनी और गिरावट आने के बाद इनको खरीदना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि 7100 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो $100 के आसपास का एक सपोर्ट बन जाता है इसका। नो डाउट तोड़ा जरूर है, बट मुझे लगता है क्लोजिंग बेस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक अगर ये थोड़े रिस्क ले सकते हैं तो करंट मार्केट से लेके चलिए 7100 के स्टॉप लॉस से। प्राइजेस 2-3 दिन में वापस बाउंस कर सकते हैं जो 76 तक का लेवल दिखा दे, बिकॉज जिस दिन से अपडेट्स आई है बट उसको रिस्टोर करना सप्लाई को वो इतनी जल्दी लगता नहीं, जिसकी वजह से प्राइजेस में फिर से गेन्स आते हुए दिखाई देंगे। योगेश जयपुर जी का एक और सवाल था, सोना इन्होंने 51,675 51,675 पर सोना और चांदी 67,900 पर शॉर्ट कर रखा है। तरुण जी क्या सलाह देंगे इनको? आई थिंक रिस्क प्रीमियम कम हुआ है जिसकी वजह से हमने सोने चांदी में करेक्शन देखा है। आई थिंक लास्ट वीक भी हमारा ओपिनियन क्लियर था कि अभी सोना धीरे धीरे $1850 की तरफ आएगा। इस हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइस पैरिटी निकालते हैं तो हमारा सेम व्यू है जो हमने लास्ट वीक कहा था कि 50,000 से 49,500 के बीच में सोने के प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। FOMC का मीटिंग है, अगर उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट तो करना है, तो 50 बेसिस पॉइंट किया तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में नेगेटिवली गोल्ड के प्राइस रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक किया देन इन सच अ केस आल्सो प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म। चलिए मितेश है गुजरात से। केडिया जी 53,000 रुपए पे इन्होंने सोना और चांदी 70,680 रुपए पर लॉन्ग किया है, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए जिस ढंग से हमने अभी बाहर वाला चीजें डिस्काउंट होते हुए देखा फेड की अपने, उसके हिसाब से गिरावट आया है। आई थिंक 51,500 का रेंज अच्छा है, वहां पे इनको एवरेज करना चाहिए। 51,000 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 5200 300 तक का लेवल हमें एक दो दिन में दिखने मिल जाएगा, वहां पे इनका एवरेज आउट हो सकता है। बाकी टाइमिंग जो वॉर की सिचुएशन के चलते जो प्रीमियम्स बढ़े हुए थे वो कम होने की वजह से गिरावट आई है। बट आई थिंक इंटरनेशनल में 1930 1935 का जो रेंज है वो काफी अच्छा सपोर्टेड लेवल है और फिर से प्राइसेस 1970 तक जा सकता है, जो हमारे इधर रुपए वीकनेस की वजह से 52,500 का लेवल मिल जाएगा, तो ये बने रह सकते हैं। शोभित दिवाकर है, क्रूड 7,900 रुपए पे खरीदा है। जिगर क्या सलाह देंगे इनको? देखिए क्रूड इनका काफी ऊपर के लेवल्स पे खरीदा हुआ है और जैसे ही बीच में हमने अभी देखा फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत न्यूट्रल होते हुए दिख रहे हैं। डीएस्केलेशन की तरफ रशिया यूक्रेन के जो कम्युनिकेशन से जो टॉक्स है, जो आउटकम है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखा रहे हैं क्रूड प्राइसेस के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्रूड काफी वॉलेटाइल है तो अभी फिलहाल के लिए तो एक बार एग्जिट की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अदरवाइज 7100 के बिलो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि 7250 से 7200 के करीब प्राइसेस एक बार बेस बना सकता है, बट एज ऑफ नाउ प्राइसेस उस लेवल के नीचे चल रहा है तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा, पुल बैक की पॉसिबिलिटी है बट बिना स्टॉप के खड़े ना रहे, तो कहीं ना कहीं 7100 के बिलो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके खड़े रहना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक बार पोजीशन को एग्जिट करना बनता है। ओके 7250 केडिया जी ने भी बताया टेक्निकली वो स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अगले कॉलर है, किशन है नासिक से। जीरा मई वायदा 21,500 रुपए पे लॉन्ग है, वक्त कम है केडिया जी, 30 सेकंड में बताइए क्या करेंगे? जीरो में टेम्पररी मुझे लगता है मार्केट में गिरावट है, बेच के चलिए, 19,800 का टारगेट रहेगा। ओके बेच कर जाना है, 19,800 का टारगेट बताया, 19,800 का सर, 19,800 तक का लेवल लग रहा है। ओके शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला। जिगर धर्मशी जी आपका शुक्रिया और तरुण जी आपका भी शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी